हेलो बच्चों, वेलकम टू DSL क्लासेस with one more group of study of the P block element, that is the oxygen family. बेस्ट 500 क्वेश्चन सीरीज में ही हम आज P block एलिमेंट का नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं जो है ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली। आज हम उसको डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगी। जिसका भी 15 ग्रुप मिस हो गया हो वो इससे पहले वाली वीडियो जाकर देखिए, प्लीज़ चेक करें कि ग्रुप 15 के मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड डिडक्शन के बारे में सैम्पल पेपर एनालिसिस सारा डिटेल में वहाँ हमने डिस्कस किया है, तो प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर देख के आएँ। अनअकैडमी एक 5 स्टार प्रोजेक्ट लेके आया है, बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है ये। और जैसे कि हम आजकल नोटिस कर रहे हैं कि हम घर पर ही हैं या स्कूल भी जा भी रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा क्लास के लिए, तो हम क्रिएटिविटी से थोड़ा दूर हट गए हैं। हमारा जो क्रिएटिव पार्ट था वो इस साल जो है वो बिल्कुल भी टच नहीं हो पाया, ग्रूम नहीं हो पाया है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स पता ही हैं कि किस वजह से ये सब हुआ। तो क्रिएटिव होना एक बहुत बड़ी बात है। पता है, यदि आप कुछ भी अपना पढ़ाई करते हुए यदि आप अपने साथ साथ कोई ना कोई क्रिएटिव पार्ट को भी लेकर चलते हो तो लेटर ऑन पता नहीं लाइफ में आपको कौन सा पार्ट कहाँ काम आ जाए। जैसे मैं आपको अपने बारे में ही बताऊं कि मैं अभी इस टीचिंग पार्ट तो करती ही हूँ, साथ साथ मैंने पेंटिंग का काम भी किया हुआ है स्टार्ट। मैंने एक पेंटिंग के प्रोजेक्ट्स भी बनाए हुए हैं और इस बार दिवाली पर तो मैंने सबको पेंटिंग्स ही गिफ्ट की। तो ये क्रिएटिव पार्ट जो है वो आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन देता है, इंटरनल पार्ट को सेटिस्फेक्शन देता है और आप सारी टेंशन्स अपनी सब चीज़ें जो है वो भूल जाते हो और बहुत मतलब सब कुछ माइंड से निकल जाता है आपके टेंशन्स वगैरह जब आप अपनी उस हॉबी को, अपने उस मन चाहे पार्ट को जो है वो जब करते हो। तो हर एक पर्सन को मेरे हिसाब से एक हॉबी, एक क्रिएटिव पार्ट ज़रूर ऐसा अपने अंदर डेवलप करना चाहिए जिसकी हेल्प से वो या तो अपनी लाइफ में कभी उसको ज़रूरत पड़े तो उसका फ़ायदा उठा सकता है और या फिर एटलीस्ट अपनी टेंशन्स को भूल सकता है। दोनों ही केस में बहुत अच्छा है। तो क्रिएटिव कॉर्नर को ही डेवलप करने के लिए, क्रिएटिव पार्ट को ही डेवलप करने के लिए जो है अनअकैडमी जो है कल 22 नवंबर में 9 बजे आपको बहुत सारे ऐसे जो अपने फील्ड के माने जाने कलाकार हैं, अपने माने जानी हस्तियां हैं, जैसे पोइट्री में हो गया, पेंटिंग है या रोबोटिक्स है, सिंगिंग पार्ट है, बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को नाम भी ऐसे याद नहीं होंगे, वो सब लेके आया है अनअकैडमी। और आपको आप अपनी जिस भी चीज़ में आप अपने आप को ब्रश अप करना चाहते हो, ग्रूम करना चाहते हो, आप उसको वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको इसमें डाल दूँगी, सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। एंड अब इसको अपनी, मेरा तो ये मानना है कि आप जो है अपनी एक क्रिएटिव पार्ट को ज़रूर अच्छे से ग्रूम करके रखो, चाहे वो उसको आप एज सच टेंशन रिलीजिंग पार्ट मान के चलो या फिर लेटर ऑन कैरियर में कब ज़रूरत पड़ जाए कुछ कह नहीं सकते। आज का टाइम तो ऐसा है कि हर पर्सन को जो है वो हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए, तो इसलिए इस पार्ट को आप छोड़ना मत, बिल्कुल भूलना मत। कल 9 बजे 22 तारीख को 9 बजे सुबह ये अनअकैडमी प्रोजेक्ट लेके आया है, आप वहाँ पर ज्वाइन करिए और अपनी क्रिएटिव पार्ट को जो है वो ग्रूम करिए। चलिए अब चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ जो है ग्रुप 16 के बारे में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ आपके लिए, जो मुझे लग रहा है कि इस साल 100% आने के चांसेस हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वही आपको मैं सजेस्ट कर रही हूँ। ग्रुप 16 के क्वेश्चंस, ग्रुप 16 के मेंबर्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। वैसे इसके बाद एक और एलिमेंट भी है जो मैंने यहाँ डिस्कशन में नहीं लिया है। इस पूरे ग्रुप को कहा जाता है चैल्कोजन फैमिली, ठीक है, ये कॉमन नेम है इनकी फैमिली का, या फिर ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं या फिर चैल्कोजन फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ग्रुप के मेंबर्स आपको ध्यान रखने हैं। इसमें से पोलोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है,
तो मेन डिस्कशन हमारा फिर भी कहाँ तक रहेगा, ऑक्सीजन से टेल्यूरियम तक रहेगा। तो पहले मैं आपको रीजनिंग क्वेश्चन बताऊंगी, जैसे लास्ट वीडियो में आपको मैंने डिस्कस किया था, हर एक के आंसर्स भी ब्रीफ करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, एंड साथ साथ आपको फिर स्ट्रक्चर एंड जो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है वो भी बताऊंगी। 3 तरह के पैटर्न्स आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग क्वेश्चन जिन्हें हम कहते हैं, एंड प्लस उसके साथ रिएक्शंस कंप्लीट करने के लिए आएंगी, एंड थर्ड इसमें स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम ही है कि 12 मार्क्स का क्वेश्चन सैम्पल पेपर में यहाँ पर दिया हुआ है इसका, वो मैंने एनालिसिस आपको बताई थी। तो ज़्यादा देर नहीं करते, ग्रुप 16 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 देन नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली जो हमने पहले पढ़ी 15 ग्रुप, उससे इस ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 जो है वो कम क्यों होती है। तो एज वी नो नाइट्रोजन फैमिली में हाफ फील्ड स्टेबिलिटी रहती है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसका मैंने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाया है कि आधा जो ऑर्बिट है पी का वो भरा हुआ है, एंड वी नो कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपैरेटिवली दूसरे इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन से। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन फैमिली में एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर कर चुका है, क्योंकि इसमें कॉन्फ़िगरेशन होता है P4, एंड दिस फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग इट मोर अनस्टेबल। यदि ये इलेक्ट्रॉन एक निकल जाए या ये किसी को दे दे, IE1 जिसके लिए मैं कह रही हूँ, कैलकुलेट कर रही हूँ, तो इस इलेक्ट्रॉन के निकलते ही ऑक्सीजन का ये जो या उसकी पूरी फैमिली का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाएगा। दैट्स वाई इसकी जो IE वैल्यू है वो कम होती है, क्योंकि ये अनस्टेबिलिटी दे रहा है अभी इलेक्ट्रॉन। ऑन द अदर हैंड नाइट्रोजन की फैमिली में ये स्टेबिलिटी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल काम है, इसलिए इनकी IE1 वैल्यू जो है वो काफ़ी हाई रहती है कंपैरेटिवली ऑक्सीजन फैमिली से। नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज मोस्ट मेटालिक इन ऑक्सीजन फैमिली एंड वाई। एज वी नो ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर, ये नॉन मेटल्स हैं। सेलेरियम एंड टेल्यूरियम जो है ये दीज आर मेटेलॉइड्स, एंड पोलोनियम इज द मेटेलिक इन नेचर। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे नॉन मेटेलिक करेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पोलोनियम इज मेटेलिक इन नेचर परफेक्टली। नाउ क्वेश्चन थर्ड इज बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है पूरे डाउन द ग्रुप, ऑक्सीजन से यदि हम मैं देखूँ तो +4 वैल्यू यहाँ से सल्फर से स्टार्ट करें, क्योंकि ऑक्सीजन तो नॉन मेटेलिक नेचर शो कर रहा है परफेक्टली। सल्फर जो है वो +6 वैलेंसी शो करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है अपने कंपाउंड में जो ज़्यादा स्टेबल है, और पोलोनियम तक आते आते +6 वैल्यू जो है वो +4 में कन्वर्ट हो जाती है। स्टेबिलिटी पार्ट +6 का मिलेगा लेकिन वो स्टेबल नहीं होगा। तो they are asking the reason why the +6 is converting into +4 oxidation state stability. Why it is occurring so? Because of the inert pair effect. क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते हैं, सेलेनियम से पोलोनियम की तरफ जाते हैं, तो कम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल एंटर कर जाता है, और ये कम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल जो है वो इनर्टनेस शो करता है, प्रेजेंस नहीं शो करता। दैट्स वाई जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं s ऑर्बिटल के वो ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स में ज़्यादा आ जाते हैं, और बाहर का जो p ऑर्बिटल है सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है, s ऑर्बिटल लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाता, या बहुत मुश्किल से करेगा, बहुत हाई एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो दिस इज़ द रीज़न वाई we are having the +4 valency more stable in the polonium or tellurium rather than in sulfur it is +6. Now coming to the next question, why can't the oxygen attain a valency more than 4? ये क्वेश्चन आपका नाइट्रोजन में भी आ सकता है, ऑक्सीजन में भी आ सकता है, या फिर नेक्स्ट यदि मैं फ्लोरीन का कहूँ तो फ्लोरीन में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। फ्रेमिंग सेम है, आप उसको रिलेट कर लोगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन से।
ऑक्सीजन में क्योंकि डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, ये मैंने नाइट्रोजन फैमिली में भी बताया था आपको, जो टॉप ऑफ द एलिमेंट्स हैं अपनी फैमिली के टॉप हैं, सरदार हैं ऑक्सीजन यहाँ पर, उसमें डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है प्रेजेंट, जिसकी वजह से ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता, एक लिमिट के बाद इसमें एक्सपेंशन हो ही नहीं सकता, बिकॉज देयर इज नो स्पेस फॉर द इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग। दैट्स वाई ऑक्सीजन में आपको वैलेंसी 4 से ज़्यादा दिखाई नहीं देगी। तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इज द आंसर फॉर दिस। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। वाई इज H2S अ गैस एंड वाटर इज अ लिक्विड? यदि हम हाइड्राइड्स की बात करें तो ऑक्सीजन का हाइड्राइड है H2O एंड सल्फर का हाइड्राइड है H2S। इनमें से H2O जो है वो हमें मालूम है लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है ना, एंड H2S जो है वो रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में है। ऐसा क्यों, इतना डिफरेंस क्या आ गया? तो भाई H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो डायपोल मोमेंट है, जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पोलैरिटी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर काफ़ी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है एंड इट चेंजेस इनटू अ लिक्विड फॉर्म। ऑन द अदर हैंड सल्फर और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना डिफरेंस नहीं आता, इतनी पोलैरिटी डेवलप नहीं होती कि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन पाए। तो देयर इज एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द H2S, तो वो गैसियस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मेकिंग द मेजर डिफरेंस इन द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एंड H2S। नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरा बहुत पसंद का क्वेश्चन है ये, मैं यदि टेस्ट पेपर बनाती हूँ तो मैं ज़रूर क्वेश्चन ये वाला डालती हूँ सल्फर या ऑक्सीजन से रिलेटेड, कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है O2 वो पैरामैग्नेटिक क्यों होता है नेचर में। अब मैं 2 क्वेश्चन एक साथ ही लेके चल रही हूँ यहाँ पर। सल्फर के लिए भी पूछा है कि सल्फर इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। सल्फर जो है नॉर्मल जो नेचर में मिलती है हमें फॉर्म, वो उसकी S6 मिलती है, S6 या S8, वो दोनों ही फॉर्म्स उसकी डायामैग्नेटिक है। और दे आर आस्किंग कि कौन सी उसकी फॉर्म ऐसी है जो पैरामैग्नेटिक होती है नेचर में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपस में रिलेट से हो रहे हैं। जैसे O2 में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर डेवलप हो जाता है, ऐसे ही सल्फर जब S2 की फॉर्म में, डायटॉमिक फॉर्म में होता है S2, देन ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वो भी ऑक्सीजन की तरह शो करता है। तो ये दोनों आंसर आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, मैं आपको इसका भी और आंसर क्लियर कर रही हूँ। यू कैन सी हियर ऑक्सीजन की मैंने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ करके दिखाई है आपको बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पर, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। यहाँ आप लास्ट वाले में देख सकते हो कि π2px1 एंड π2py1, ये स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं यहाँ, ये एंटी बॉन्डिंग है, यहाँ स्टार लगना रह गया है थोड़ा। तो यहाँ देख रहे हैं आप एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। तो इन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से O2 में क्या नेचर डेवलप हो गई, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर डेवलप हो गया। वी नो दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर डेवलप करते हैं, और यदि पेयर्ड हों सारे इलेक्ट्रॉन तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है डायामैग्नेटिक। तो सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही सल्फर S2 में भी होता है, जब वो डायटॉमिक फॉर्म में होता है तो वो भी, उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या आ जाएंगे, अनपेयर्ड आ जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में, एंड दैट्स वाई सल्फर भी डायटॉमिक फॉर्म में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये तो आपका लर्निंग पॉइंट पर ही है कि ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करिए, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें कि दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे जो आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, लाइक दिस। मैंने आपको यहाँ ड्रॉ करके बता दी है, दोनों में ही बैंड शेप में होते हैं। SO2 भी और ओजोन का भी जो शेप है वो बैंड शेप है,
और दोनों में ही एक साइड डबल और एक साइड सिंगल बॉन्ड होता है जो शिफ्ट होता रहता है, सिमिलर टू सल्फर डाइऑक्साइड। दोनों का स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर है, तो ये आपको लर्न करना है, स्ट्रक्चर इन दोनों का लर्न करना है। देन शो हाउ सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सल्फर के कंपाउंड्स की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सल्फर। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, यू नो दैट वेरी वेल, किंग ऑफ केमिकल्स, एंड इट वर्क्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं बेटा? जो किसी में से किसी जिसमें भी ये कंपाउंड डाला जाएगा उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा, एनहाइड्रस बना देगा। तो आपको एक रिएक्शन से इसे शो करना है और इस नेचर को ध्यान रखना है कि पूरी केमिस्ट्री में केमिकल्स में आपके पास कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जो आप ऑर्गेनिक में बहुत जगह यूज़ करते हैं एज अ डिहाइड्रेशन पार्ट। जैसे यहाँ शुगर के ऊपर यदि मैं C12H22O11 मैंने शुगर ली है, उसके ऊपर यदि मैं सल्फ्यूरिक एसिड डाल दूँ कंसनट्रेटेड, तो उसमें से सारे वाटर मॉलिक्यूल ये निकाल कर एब्जॉर्ब कर लेगा और सिर्फ कार्बन ब्लैक यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल इसके एटम्स जो हैं वो रह जाएंगे, और इसे हम क्या कहते हैं? शुगर चारकोल। दिस इज कॉल्ड शुगर चारकोल। तो शुगर चारकोल बन जाएगा। तो आप इस टाइप की कोई भी रिएक्शन जो आपको याद करने में इजी लगे देख सकते हो, वो याद कर सकते हो। इस पर बेस्ड मैंने एक एग्जाम्पल दिए है, यू कैन टेक एनी अदर एग्जाम्पल ऑल्सो। वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। वाई इज नॉट रिकमेंडेड टू ऐड वाटर इन एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यदि हम कभी इसको डाइल्यूट करने लगें तो हमेशा क्या करना चाहिए? पानी जितने भी क्वांटिटी से हमें इसे डाइल्यूट करना है मोलारिटी चेंज करते हुए, वो पानी आपको कंटेनर में लेना चाहिए और सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप हम उसमें धीरे धीरे डालेंगे और लगातार स्टर भी करेंगे। क्यों करते हैं ऐसा? आई थिंक ये आंसर सबको पता होगा, याद होगा, 10th में भी आपने ये पढ़ा है और लैब में करते हुए भी टीचर्स आपको समझाते हैं बार बार। एसिड में कभी पानी नहीं डालते हैं, पानी में आप धीरे धीरे एसिड डाल के उसे डाइल्यूट करोगे। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि एसिड जो होता है वो उसमें पानी जब हम मिलाते हैं तो वो रिएक्शन कैसी है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और यदि हम एसिड में पानी डालेंगे तो इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी एक साथ कि एसिड जो है वो स्प्लिट होकर हमारे ऊपर गिर सकता है और हमें हार्म कर सकता है। तो ये एक प्रिकॉशन है, एसिड को डाइल्यूट करते हुए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, राइट। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चंस अच्छे से? कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क वंस अगेन, आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। आपको कोई और इनके अलावा कोई और क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो मुझे, या फिर टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करो और वहाँ पर बता सकते हो आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो, लेसन पढ़ते हुए या क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। एंड मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, एक सजेशन दिया था कि आप छोटी छोटी रजिस्टर्स नोटबुक्स बना लो अलग अलग, पी ब्लॉक के रिवीजन की अलग, ऑर्गेनिक के पार्ट्स की अलग। तो आप जहाँ भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, जैसे मेरे हिसाब से ये 15 क्वेश्चन दी बेस्ट हैं 16 ग्रुप के, तो आप उनको विद आंसर जो है अपने पास स्टोर करके रखो, और जब भी आप दूसरी तीसरी बार रिवीजन करते हुए उन्हें पढ़ोगे, उन्हें देखोगे, जितनी बार देखोगे उतना आपको अच्छे से मेमोराइज होता रहेगा। और याद नहीं हो रहा है तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है उसके ऊपर भी कि आप मेमोरी पावर को अपना कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कैसे पढ़ना चाहिए जिससे आपको याद रहें ज़्यादा देर तक चीज़ें, वो आप उस वीडियो को ज़रूर एक बार चेक करना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम ग्रुप 16 के। What happens above and below the transition temperature in a sulfur molecule? सल्फर मॉलिक्यूल जो नेचर में एग्जिस्ट करता है वो दो एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक सल्फर की फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है। अब दोनों की क्या खासियत है कि जब हम 369 टेम्परेचर जो है उनका ट्रांजिशन टेम्परेचर है। ट्रांजिशन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है?
जिस टेम्परेचर पर से बिलो जो है वो एक फॉर्म एग्जिस्ट करती है और उस टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हो तो दूसरी फॉर्म एग्जिस्ट करती है। अल्फा जो रोम्बिक सल्फर कहलाता है वो 369 केल्विन से डाउन टेम्परेचर पर आपको मिलेगा, और यदि टेम्परेचर इससे हाई हो जाएगा देन इट विल द अदर फॉर्म विल एग्जिस्ट विच इज कॉल्ड द बीटा सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिसके बिलो हमें रोम्बिक और अबव हमें मोनोक्लिनिक सल्फर जो है वो स्टेबल फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस सल्फर के सल्फ्यूरिक एसिड से के कांटेक्ट प्रोसेस से रिलेटेड। तो ये थोड़ा लर्निंग पार्ट है, आप इसे लर्न कर लेना, मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है यहाँ पर। कांटेक्ट प्रोसेस से ही हम सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते हैं, जिसमें पहले स्टेप में अर्थ से सल्फर को निकाला जाता है, उसको ऑक्सीडाइज करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाया जाता है, एंड देन सल्फर डाइऑक्साइड को फिर फर्दर ऑक्सीडेशन कंप्लीट करके सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाते हैं। सल्फर ट्राईऑक्साइड को फिर सल्फ्यूरिक एसिड जो पहले का बना हुआ होता है उसी में डालकर उसको ओलियम की फॉर्म में चेंज किया जाता है। एंड जब भी हमें फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनाना होता है, जैसे डाइल्यूट करना होता है, तो वाटर डालकर हम उसे डाइल्यूट करके सल्फ्यूरिक एसिड में ओलियम से चेंज कर लेते हैं। तो ये 3 स्टेप हैं कांटेक्ट प्रोसेस के, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। कांटेक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ग्रुप 16 एलिमेंट के हाइड्राइड कौन कौन से हैं? ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स हैं हमारे ये H2Te टेल्यूरियम का हाइड्राइड, सेलेरियम का हाइड्राइड, सेलेनियम का, सल्फर हाइड्राइड H2S एंड ऑक्सीजन का वाटर हाइड्राइड है। यदि हमसे थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहे हैं तो वाटर इज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता, इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है ब्रेक करने के लिए। और ऑन द अदर हैंड टेल्यूरियम का साइज इतना बड़ा होता है कि वो हाइड्रोजन को ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाता, तो ये जल्दी बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो सबसे कम स्टेबिलिटी किस में है? H2Te हाइड्राइड में। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? वाटर इज द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। बट यदि हमसे ये पूछें कि एसिडिक बिहेवियर का ऑर्डर बताइए, तो एसिडिक करेक्टर जो डिपेंड करता है वो हाइड्रोजन के लिबरेशन पर डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन कितनी जल्दी निकल रही है उस कंपाउंड में से। इन दैट केस ये ऑर्डर हो जाएगा रिवर्स, सबसे देर से निकलेगी वाटर में तो ये सबसे वीक होगा, और H2Te सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक बिहेवियर शो करेगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बहुत जल्दी लिबरेट होती है उसके बॉन्ड की अनस्टेबल होने की वजह से। तो यदि थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछते हैं देन वाटर इज एट द टॉप, एंड यदि एसिडिक बिहेवियर का ऑर्डर पूछते हैं तो टेल्यूरियम हाइड्राइड इज एट द टॉप। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहे हैं आना आपको क्वेश्चंस ये। कमिंग टू द ओजोन पार्ट, ओजोन के 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं और इस साल भी आने के चांसेस हैं इसके। ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों? एंड सेकंड, ओजोन को हम क्वांटिटेटिवली कैसे एस्टिमेट करते हैं? एस्टिमेशन कैसे किया जाता है कि कितनी ओजोन से कितना रिएक्शन होगा या कितनी ऑक्सीजन निकलेगी। तो ओजोन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ओजोन बहुत जल्दी डिकम्पोज होकर, लो टेम्परेचर पर भी डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो उसमें से निकल के बाहर आ जाती है, एंड दिस एटॉमिक ऑक्सीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन। एंड इसी को हम एस्टिमेट कैसे करते हैं कि कितनी ऑक्सीजन उसमें से निकलेगी कितने ओजोन में से? तो उसके लिए क्या किया जाता है, पहले ओजोन को Ki के एक बफर सॉल्यूशन में, बफर का मतलब जिसकी pH 9.2 पर रेजिस्ट करती है, Ki के सॉल्यूशन में ओजोन को डालकर उसमें से आयोडीन निकाली जाती है, Ki में से आयोडीन निकलेगी। उस आयोडीन को, क्योंकि वो कैलकुलेटेड फॉर्म में ही आएगी बाहर,
तो उस आयोडीन को देखने के लिए कि वो कितनी निकली है ओजोन से, उसको करने के लिए हमने उसको टाइट्रेशन करेंगे हाइपो सॉल्यूशन के साथ, सोडियम थायो सल्फेट के साथ उसे टाइट्रेट करके हम आयोडीन को की मोलारिटी, उसका वेट निकाल लेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड से ओजोन का मास हमें पता चल जाएगा। इस मेथड से ओजोन को क्वांटिटेटिवली मेज़र किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं रीजनिंग क्वेश्चन, जो ग्रुप 16 में मेरे को बहुत ज़्यादा पता है कि इनमें से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप इन्हें अच्छे से रेडी करिए। एंड दीज आर सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 16। इन्हें अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि इसमें बैलेंसिंग और एक इनऑर्गेनिक में आपको ये ध्यान रखना है कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन ज़रूर करनी है, नहीं तो उनके मार्क्स कट जाते हैं। साइड प्रोडक्ट और बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज डिडक्शन ऑफ मार्क्स हो जाएगा। ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता है, और ऑर्गेनिक में आपका मेन प्रोडक्ट और उसका नाम, रिएजेंट्स परफेक्ट होने चाहिए। लेकिन इनऑर्गेनिक में बैलेंसिंग और साइड प्रोडक्ट के भी मार्क्स कटते हैं। इसे पूरी अच्छे से ध्यान रखना है, याद करना है, प्रैक्टिस करनी है बार बार लिख के, ठीक है। भूल जाएंगे, कोई लॉजिक्स नहीं है इसे बार बार आपको लिख के याद ही करना पड़ेगा। तो मैं आपको बहुत सेलेक्टेड वाली रिएक्शंस दे रही हूँ, जो 100% आएंगी। एक्स्ट्रा वाली मैंने निकाल दी हैं। आप इन एटलीस्ट 8 रिएक्शंस इसमें से याद कर लीजिए 16 ग्रुप में से, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। एंड देन एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। सल्फर के ऑक्सी एसिड्स हैं, ऑक्सो एसिड्स, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन ओलियम वगैरह, इन्हें ज़रूर याद करिएगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए 100% आता ही है, या फिर उसकी एसिडिटी, बेसिसिटी वगैरह पूछ लेते हैं, तो इन्हें ज़रूर याद करिएगा। स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्कशन आज ग्रुप 16 के बारे में। मैंने आप पूरी ऑक्सीजन फैमिली को आज कवर किया है अपनी 500 क्वेश्चन सीरीज़ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे ग्रुप 17 के साथ, इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के साथ ब्रीफिंग करेंगे एंड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। टिल देन बाय।